तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर मेकर पर। देखिए, टीचर मेकर आपके लिए ईवीएस की मैराथन की क्लास लाया है। मैराथन क्लास का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट वे में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स तैयार किया है, बल्कि ये वो नोट्स हैं जिससे एक समय में मैंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ था और उस वक्त मेरे सीटेट में मार्क्स आए थे 102 यानी 102 मार्क्स, है ना। तो इसी नोट्स की मदद से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसी की मदद से मैंने मार्क्स लाए थे, सीटेट क्वालिफाई किया था, दोनों ही पेपर। तो देखिए ध्यान से, ये क्लास आप लोगों को YouTube पर और क्लास से बेहतर लगेगी, इतना उम्मीद मैं जरूर आपको बता सकता हूं। देखिए, सब शॉर्ट वे में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं परिवार से। किससे शुरू करते हैं? परिवार से। परिवार किसको कहते हैं? जो एक संगठन हो जिसमें आप रहते हो, वह एक प्रकार का क्या होता है? संगठन होता है, जिसमें कि भाव, विचार, है ना, इत्यादि से लोग जुड़े होते हैं। एक बालक का जन्म परिवार में ही होता है और उसकी मृत्यु के बाद परिवार ही उसकी अंत्येष्टि करता है ना, क्रियाक्रम जिसको आप लोग कहते हैं, ये होता है। तो परिवार के लिए, एक बालक के लिए क्या होता है? परिवार एक संगठन की तरह काम करता है, जिसमें बालक जन्म लेता है, उसका पालन पोषण भी वही होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई वही होता है, सामाजिक ज्ञान, सारे ज्ञान वही प्राप्त करता है और अंत में उसकी अंत्येष्टि भी उसी परिवार में होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, दूसरी बात है, परिवार की कुछ विशेषताएं होती है। ये आपके सीटेट के लिए एग्जाम्पल, परिवार के लिए कुछ विशेषता, परिवार की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती? सबसे पहला तो भावात्मक आधार जुड़ा होता है उसके साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ भाव से लोग जुड़े होते हैं। दूसरा क्या होता है? विवाह होता है और उसके बाद उसमें यौन संबंध होता है। विवाह के बाद यौन संबंध होता है और यौन संबंध से ही जो है फिर क्या होता है? प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन। यानी विवाह के बाद यौन संबंध स्थापित होगा पुरुष और स्त्री में, उसके बाद वो प्रजनन करेगा, एक से फिर दो हो जाएंगे, दो से चार हो जाएंगे, इस तरह से परिवार बढ़ता रहता है। तो इसको कहते हैं प्रजनन। प्रजनन के बाद अगर शॉर्ट में बात करें हम लोग, भावात्मक आधार तो देख लिए हम लोग। दूसरा होता है उत्तरदायित्व की भावना। परिवार में क्या होता है? उत्तरदायित्व की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो करने होते हैं। जैसे हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि हम बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की देखभाल करें, ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो परिवार में सबका कुछ ना कुछ एक उत्तरदायित्व होता है, ये परिवार की विशेषता के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक होता है परिवार की व्यापकता, यानी इसको बोलेंगे व्यापकता। परिवार की क्या व्यापकता? परिवार व्यापक रूप में होता है, हम उसका एक छोटा सा अंश होते हैं। परिवार एक व्यापक रूप होता है, उसका एक छोटा सा अंश हम लोग हुआ करते हैं। तो ये सारी हो गई परिवार की विशेषताएं। अब देखिए, परिवार की विशेषता के बाद हम लोग देखेंगे परिवार होते कितने तरह के हैं। परिवार दो तरह के होते हैं, विशेषता आपको याद रखना है। एक होता है एकल परिवार, शॉर्ट में रिवीजन करना है और बहुत तेजी से। एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो बारी बारी से सबसे पहले एकल परिवार, उसके बाद हम संयुक्त परिवार को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एकल परिवार किसे कहा जाता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है समझ की दृष्टि से। और अगर आपने इस परिवार नामक चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब आपने ईवीएस में कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, इतना तो मानकर आपको चलना है। क्योंकि बेसिक आप परिवार का एक हिस्सा होते हैं और परिवार ही आपको सब कुछ देता है, सब कुछ सिखाता है ना। अब देखिए, एकल परिवार किसको कहते हैं? जिसमें आपके माता पिता हो, इसके बाद इस माता पिता के अविवाहित बच्चे हो, माता पिता के अविवाहित बच्चे हो, इसे कहते हैं हम लोग एकल परिवार। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एकल परिवार। विवाहित बच्चे नहीं होने चाहिए, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वो विवाहित हो जाएगा तो विवाह होने के बाद पति पत्नी एक परिवार अलग से हो जाता है, उसे एकल परिवार फिर हम नहीं कहेंगे। ये एकल परिवार होता है। अब देखिए, एकल परिवार के भी कुछ भाग होते हैं, जहां से सीटेट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एकल परिवार के कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला भाग हमारा जो है वो कौन सा है? देखिए, सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है हमारा मूल एकल परिवार। सबसे पहला भाग है हमारा मूल एकल परिवार। दूसरा भाग जो होता है वो होता है हमारा अनुपूरित एकल परिवार। और जो तीसरा भाग होता है हमारा वो होता है उपमूल परिवार। क्या होता है? उपमूल परिवार। और जो चौथा भाग होता है वो होता है अनुपूरित मूल परिवार। आप चाहे तो हमारे साथ इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, कॉपी कलम लीजिए और बिल्कुल स्लो वे में चल ही रहे हैं तो इसका क्या कीजिए, नोट्स भी तैयार करते जाइए। वही नोट्स है जिससे मैंने पढ़ा था और मैंने सीटेट एक बार में क्वालिफाई किया था 102 मार्क्स से, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, मूल एकल परिवार किसको कहते हैं? इसका कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है। देखिए, वह परिवार जिसमें पति और पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना हो, यानी कि इसमें पति होंगे और पत्नी होंगे, या तो बच्चे होंगे या इसमें बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना है। इसको कहते हैं मूल एकल, क्योंकि इसमें पति पत्नी या उनके सिर्फ बच्चे होते हैं, अविवाहित बच्चे, याद रखना है, अविवाहित बच्चों की यहाँ बात की जा रही है। तो ये होता है मूल एकल परिवार। दूसरा होता है अनुपूरित एकल परिवार। ये किसको कहा जाता है? जिसमें माता पिता अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त, है ना, देखिए इसमें भी माता पिता होंगे, माता पिता, है ना, इसके बाद अविवाहित बच्चे, अविवाहित
बच्चे, और इसके साथ साथ इसकी अनुपूरित एकल की एक और विशेषता होती है। इसकी एक विशेषता क्या होती है कि इसमें तलाकशुदा या विधवा संबंधी कोई हो आपका, तलाकशुदा या विधवा संबंधी या विधुर भी बोल सकते हैं, कोई संबंधी आपका होना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं अनुपूरित एकल। देखो देखिए पूरित का क्या अर्थ होता है, पूरित का अर्थ होता है कि पूरा होना, है ना। जैसे बोलेगा अनुपूरित यानी पूरा नहीं है, याद रखना है यहां से। तो पूरित का अर्थ होता है मतलब पूरा होना। तो अनुपूरित यानी कि माता पिता और वही बच्चे तलाकशुदा है, तो तलाकशुदा है या तो विधवा है तो उसका परिवार पूरा नहीं है, इसको कहते हैं अनुपूरित एकल परिवार, ठीक है। दूसरा आता है हमारा उपमूल परिवार। देखिए ध्यान से समझिए, उपमूल परिवार किसे कहते हैं, काफी ज्यादा बार जो है सीटेट ये प्रश्न पूछ चुका है। उपमूल परिवार जिसमें कोई विधवा या विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सगे बहनों के साथ रहते हो, जिसमें कोई विधवा यहाँ पर उपमूल परिवार जिसमें कोई विधवा या विधुर, है ना, अविवाहित बच्चों के साथ रहते हो, अविवाहित बच्चों के साथ रहते हो, इसको कहते हैं उपमूल परिवार। इसको क्या कहा जाता है, उपमूल परिवार कहा जाता है। अब दूसरा जो आता है हमारा वो होता है अनुपूरित मूल परिवार। इसमें क्या होगा, कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के रहता हो, यानी इसमें क्या होगा कि कोई विधवा, है ना, कोई विधवा किसके साथ, अपने अविवाहित बच्चे के साथ, अविवाहित बच्चे के साथ, अथवा है ना बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहता हो। इसमें विधवा सास भी शामिल कर लेना है, यानी कोई विधवा और विवाहित बच्चे हैं, उनके बच्चों की विवाह नहीं हुआ है और विधवा सास भी उनके साथ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए विधवा का अर्थ क्या हुआ, तो उसके पति भी नहीं है और ये जो अविवाहित बच्चे हैं उनके दादाजी भी नहीं है, तो इसको कहेंगे हम अनुपूरित मूल परिवार। तो इतने प्रकार के परिवार को जो है बांटा गया है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है और अपने फैमिली से इसको अटैच करना है, अपने फैमिली से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका परिवार मूल एकल होगा, अनुपूरित एकल होगा, तो आप अपनी फैमिली को देख के इसको याद आसानी से रख पाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त परिवार। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, संयुक्त परिवार। देखिए अब संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है, ये परिवार ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपने अगर समय दिया तो निश्चित तौर पर जो आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है संयुक्त परिवार। अब देखिए संयुक्त परिवार किसको कहा जाता है, वह परिवार जिसमें 3 पीढ़ियों के सदस्य हो, जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य होने चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट ये निकलता है कि 3 पीढ़ी के सदस्य इसमें होने चाहिए, है ना। 3 पीढ़ी के सदस्य इसमें होने चाहिए, जैसे पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, है ना, जैसे हो गए आपके पति पत्नी, उसके बाद अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे के बाद, है ना, अविवाहित पुत्र, उनकी पत्नियां, अविवाहित बच्चे हो गए, हाँ ठीक है। 3 पीढ़ी के सदस्य इसमें, जैसे कि 3 पीढ़ी के सदस्य क्या क्या हो जाएंगे, पति पत्नी तो 1 पीढ़ी का हो गया, ठीक है। उसके अविवाहित बच्चे हो गए, अविवाहित बच्चे के बाद विवाहित पुत्र और उनकी पत्नियां, विवाहित पुत्र भी इसमें शामिल कीजिए, और पुत्र है तो इसकी पत्नी भी होगी, और इसके साथ साथ चाचा दादा जो भी आपके हैं, चाचा दादा ये सब जो है, उसके बाद दादी भी इसी में आ जाएगी। दादा दादी एक परिवार हो गया, 1 पीढ़ी का, चाचा चाची एक परिवार 1 पीढ़ी का हो गया, यानी इसमें 3 पीढ़ी के सदस्य होते हैं, है ना, 3 पीढ़ी के सदस्य होते हैं। देखिए दादा दादी तो 1 पीढ़ी के हो गए, चाचा चाची उसके बाद वाली पीढ़ी के हो गए, और इसके बाद वाली पीढ़ी के ये पति पत्नी या तो फिर इनके विवाहित या अविवाहित बच्चे, यानी 3 पीढ़ी अगर इसमें आ जाता है तो इसको कहा जाता है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है मिला जुला के, मतलब जुड़ा हुआ परिवार, इसको कहते हैं संयुक्त परिवार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त परिवार के बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। संयुक्त परिवार के बाद जो हमारा अगला चीज है वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बूढ़े या तो फिर जो आसक्त हैं, जो बूढ़े हैं या जो आसक्त हैं, उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इसको हम लोग सिर्फ देख लेते हैं एक बार, कर्तव्य क्या बनता है। देखिए कोई भी बूढ़े हैं, बीमार व्यक्ति है, तो उसको समय से भोजन देना, समय से उसे दवाई उपलब्ध कराना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है ना, हाथ पैर या जिस भी तरह से मानसिक विकलांगता हो सकती है, विकलांग है, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि उनको समझने की कोशिश करना है। ये हमारे कर्तव्य में से आ जाता है। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, इसे भी आपको पढ़ना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए विशेष करके जो आसक्त व्यक्ति होते हैं, जो आसक्त व्यक्ति होते हैं, हो सकता है वो कान से आसक्त हो सकता है कि बोलने से आसक्त हो सकता है पैर से, हाथ से, शारीरिक रूप से किसी भी तरह से वो आसक्त हो सकता है, तो इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। इस कर्तव्य को आपको याद रखना है।
दूसरी बात होती है कि हमें विशेष इसमें एक चीज आता है, देखिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें एक चीज आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहेंगे? तो विशेष आवश्यकता यानी कि उसके अंदर कुछ कमी है, प्राकृतिक कमी, उसके अंदर कुछ प्राकृतिक नेचुरल कमी, जैसे कि पैर से थोड़ा सा टेढ़ा है, चल नहीं पा रहा है बच्चा, है ना, सुनने में थोड़ा सा बधिर है, वो देखने में थोड़ा सा उसको दिक्कत है, तो ये हो गया कि विशेष आवश्यकता उनको है। उनको क्या है? विशेष आवश्यकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से थोड़ा मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, यानी कि उनके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है, तो ऐसे बच्चे भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के कैटेगरी में आएंगे। तो हमको क्या करना है? ऐसे बच्चों का कभी मजाक नहीं उड़ाना है, उसका उत्साह बढ़ाना है, उसकी मदद करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी थी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है, इसमें परिवार हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। परिवार में मुख्य रूप से आपको जो एकल परिवार बताया गया, एकल परिवार के जो टाइप्स थे, उपमूल परिवार, है ना, और जो भी प्रकार के टाइप्स थे, उसे आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मैराथन का टॉपिक है वो है पशु पक्षी। शुरू करने जा रहे हैं पशु पक्षी से। देखिए पशु पक्षी क्या होता है? हमारे पर्यावरण की एक प्रकार से जान होते हैं, हमारे पर्यावरण की शोभा होते हैं, है ना, पशु पक्षी। और अगर पशु पक्षी एक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा भी है, अगर उस खाद्य श्रृंखला में पशु पक्षी ना हो तो हमारी दुनिया नहीं चल सकती। हम बिना पशु पक्षी के कुछ नहीं कर पाएंगे, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और हम नहीं रह पाएंगे। पशु पक्षी हमारे खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा होता है। अब देखिए पशु पक्षी में सबसे पहला पॉइंट जो आपका बनता है, जानवरों, विशेष करके बहुत सारे ऐसे जानवर को आपने देखा होगा जिसके शरीर पे अलग अलग तरह के डिजाइन बने होते हैं, जैसे हिरण हो गए, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। वो डिजाइन किनके कारण होते हैं? वो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, किसके कारण होते हैं? बालों के रंग के कारण होते हैं। और दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं उन्हें बहुत कम रंग दिखाई पड़ते हैं। दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं, दिन में जागने वाले जानवर, उसे पूरा रंग दिखाई नहीं देते। जैसे कि एक कुत्ता को ले लीजिए, कुत्ते को पूरा रंग बिरंगा संसार नजर नहीं आता है, कुत्ता को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। क्या आपने ये बात नोट करी है? कुत्ते को ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। तो दिन में जो जागने वाले जानवर होंगे उसे कुछ रंग ही दिखाई पड़ेंगे, थोड़े बहुत कोई रंग जो उसको दिखाई देते हैं, बाकी रंग उसको दिखाई नहीं देते। और रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं, रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उसे सफेद और काली चीज ही दिखाई देता है, ठीक है। अब दिन में जागने वाले जानवरों को कुछ रंग दिखाई पड़ता है। मनुष्य की तरह हर एक रंग के लिए उसकी आंख सुग्राही नहीं होता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे जानवर हुआ करते हैं जो कि किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। कोई खास मौसम आएगा, गहरी नींद में चला जाएगा और उसके बाद जैसे ही मौसम चेंज होगा फिर वो नींद से जगेगा, जैसे कि छिपकली। ये खास मौसम आते हैं, जाड़े का मौसम जैसे ही आएगा आपको बहुत कम छिपकली दीवारों पर नजर आएगी, क्योंकि ये कुछ खास मौसम में क्या हो जाते हैं? बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। आपके किसी घर के कोने में छिप कर रहेंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखाता जा रहा हूं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भूकंप को फील करते हैं। भूकंप आने से पहले वो आपको अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालेंगे और बता देंगे कि भूकंप जो है आने वाला है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों की भी एक अपनी भाषा होती है। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जानवरों की भी एक अपनी भाषा होती है। क्या होती है? जानवरों की भी एक अपनी भाषा होती है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। अब देखिए, अब जो टॉपिक आने वाला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पशु पक्षी से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। क्या है वो? यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। देखिए, जिस जानवर के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, इस पर शरीर पर बाल होते हैं, जिस जानवर के बाहरी कान हो और शरीर पर बाल होते हैं वे हमेशा बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? वे हमेशा बच्चे देते हैं। जिसके बाहरी कान ना हो और शरीर पर बाल ना हो वो क्या देंगे? वे अंडे देते हैं। यानी कि आप जानवरों को देखेंगे बाहर से, अगर उसका कान आपको दिखाई दे दिया, बाहरी कान दिखाई दे दिया, इसका मतलब वो बच्चे देंगे, ठीक है। जिस जानवर के बाहरी कान आपको दिखाई ना पड़े और शरीर पर बाल बिल्कुल ना हो, वो हमेशा क्या देते हैं? वे हमेशा अंडे देते हैं। ये जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है वो देखिए, जो स्तनधारी होता है यानी बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो स्तनधारी पशु हुआ करते हैं
उसमें उसकी विशेषता में इसके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान में 3 हड्डी पाया जाना। स्तनधारी के कान में क्या होता है, 3 हड्डी विशेष करके पाई जाती है। अब ये 3 हड्डी का नाम कभी कभी पूछा जा सकता है, 3 हड्डी का नाम क्या होता है। तो इसमें पहला हड्डी जो है हमारा होता है मेलियन, दूसरा हड्डी जो होता है वो होता है इनकस, और तीसरा हड्डी जो होता है वो होता है स्टेपस, स्टेपिस इसको भी बोला जाता है कभी कभी। ये 3 प्रकार की हड्डी, ये किसमें पाया जाएगा, स्तनधारी में पाया जाएगा, यानी जो बच्चे को दूध पिलाते हैं स्तनधारियों, इसमें जो है ये विशेषता होती है कि 3 हड्डी कान में पाया जाएगा और शरीर पर क्या होंगे, शरीर पर बाल पाया जाता है। स्तनधारी के बारे में इतना बात इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं हमारे जीव जंतुओं से, ठीक, पशु पक्षियों से। वो क्या है कि अगर हम कुछ प्रजाति को छोड़ दें, मान लें कि जानवरों की कुछ प्रजाति है मतलब अपवाद में, उसे हम अगर छोड़ दें तो लगभग जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। लगभग स्तनधारी जो होता है वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी भी हैं जो अंडे भी देते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए पशु पक्षी के ये क्या थे, कुछ गुण थे, अलग अलग तरह के पशु पक्षी और अलग अलग उनमें गुण। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो कि विशेष मौसम आने पर क्या हो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, छिपकली वगैरह, है ना। चेहरे पर जो रंग होता है, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। जिराफ वगैरह के जो डिजाइन आपने देखा होगा वो किसके कारण होते हैं, बालों के रंग के कारण होते हैं, है ना। स्तनधारियों में कान में 3 हड्डियां, आपको मैंने अभी भी बताया, है ना। तो ये सारी चीजें थी इससे जुड़ी हुई, पशु और पक्षियों से जुड़ी हुई। अब हम लोग पशु पक्षियों पर से हट के एक अगले टॉपिक पर आते हैं। उस टॉपिक का नाम है, टॉपिक क्या है, जानवर पे ही आते हैं। उस जानवर का नाम है बाघ। बाघ से कई बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। बाघ के बारे में जानना आपको जरूरी है। देखिए बाघ जो होता है हमसे 6 गुना ज्यादा देख पाता है। कितना गुना ज्यादा देखता है, 6 गुना ज्यादा वो हमसे देखने में सक्षम होता है, याद रखना है। दूसरी बात, बाघ की जो मूंछ है, आपने कभी ये फील किया होगा, अगर आप जंगल में चले तो नहीं होंगे, विशेषकर कोई चले होंगे। अगर ऐसे जंगल में आप चल रहे हो या कोई मूवी वगैरह आपने देखी होगी, तो अगर शिकार कहीं भी छिपा है तो उसकी मूंछें क्या करती है, मूंछें कंपन को भाप लेती है। अगर आप पैदल चल रहे होंगे तो आपके पैर की कंपन को भाप लेंगे, और मूंछें कंपन में भापने से दूर में ही शिकार है तो वो पता लगा लेता है कि शिकार हमारे आसपास ही है, ठीक है। इसके बाद बाघ क्या करता है, अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इसे तुरंत पहचान लेता है और उसके साथ वो हो लेता है। आप देखेंगे एक बाघ अगर आया, उसके साथ साथ और भी बाघ आ जाएंगे तो वो मूत्र की गंध को सूंघते हुए आता है। ये बाघ की विशेषता होता है। तीसरी विशेषता बाघ की क्या है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज चेंज करता है। बाघ क्या करता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, ठीक है। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या है कि बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर से भी आप सुन सकते हैं। इतनी तेज आवाज, इतनी तीक्ष्ण आवाज होती है कि 3 किलोमीटर दूर से भी आप उसके गुर्राने की आवाज को सुन सकते हैं। अब देखिए बाघ के जो दोनों कान है वो अलग अलग दिशा में घूमते हैं। वो अलग अलग दिशा में क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, ताकि साउंड को इकट्ठा कर पाए। और पत्तों के हिलने या तो फिर झाड़ियों के हिलने, अगर झाड़ी भी हिल जाएगी, पत्तियां भी हिलेंगी, इसकी आवाज को भी बहुत ही आसानी से बाघ क्या कर लेता है, उसे तुरंत भाप लेता है। तो बाघ से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाता है बाघ के देखने की क्षमता होती है मनुष्य की तुलना में कितना, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, को याद रखना है 6 गुना, ठीक है। उसके बाद बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। कौन सा जानवर ऐसा है जिसकी कान है अलग अलग दिशाओं में घूम जाती है आवाज को पहचानने के लिए, तो वो बाघ है। समझ में आ गई बातें। चलिए बाघ को लेकर हम लोगों ने काफी चीजें जान लिया। अब हम लोग आते हैं अगला जो पशु है वो है हाथी। हाथी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बन सकती है। देखिए हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना तो आपको पता ही होगा पसंद है, पानी और कीचड़ में खेलना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा, अच्छा पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए वो पानी और कीचड़ में खेलना चाहता है। दूसरी बात, हाथी के कान जो होते हैं वो पंख की तरह होते हैं, आपको पता होगा कान जो होते हैं पंख की तरह होते हैं, और गर्मी लगने पर कान हिला हिला के वो पंखा भी करते रहते हैं। कौन करता है, हाथी करता है। अब देखिए अब यहां से आपका VVI क्वेश्चन शुरू हो जाता है हाथी का। VVI क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो VVI क्वेश्चन क्या है,
कि हाथी अपने यानी कि 3 महीने का अगर हाथी की बात करेंगे हम, 3 महीने की हाथी का जो वजन होता है वो लगभग 200 किलो का होता है। 3 महीने की हाथी का वजन कितना होगा? 200 किलो का। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। अगर एक बड़ा हाथी की बात करेंगे वो 100 किलो यानी 1 क्विंटल पत्तियां और टहनियां वो दिन भर में चला जाता है। देख लीजिए, यहां से काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, निम्न में कौन सी हाथी की विशेषता है या निम्न में कौन सी हाथी की विशेषता नहीं है। ये भी ऑप्शन में दे देगा, ये भी ऑप्शन में दे देगा, और उनमें से एक ऐसा ऑप्शन देगा जो हाथी की विशेषता नहीं रहेगी और उसे आपको ट्रिक करना होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत बार रिपीट हुए, आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाथी से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, रेस्ट बिल्कुल कम करता है, और एक दिन में केवल 4 घंटे सोता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन में हाथी कितने घंटे सोता है? 4 घंटे। अब देखिए, अगर हाथी काफी फैमिलियर होता है, यानी कि अगर हाथी की फैमिली में किसी को कोई कष्ट हो या कोई हाथी मर गया हो तो वो क्या करता है? उनका साथ देते हैं, उनके साथ साथ आएंगे, परेशानी में एक दूसरे का वो क्या करते हैं? साथ देते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एक झुंड में कितने हाथी रहेंगे? एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो अगर हम बात करें, एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहती है। हाथी नहीं बोलेंगे, 10 से 12 हाथी रहते हैं, और बाकी जो होंगे वो बाकी बच्चे रहेंगे। बाकी क्या रहेंगे? बच्चे। अब बात रही कि 10 से 12 हथनी होती है, तो हाथी है ना, हाथी। अब देखिए, हाथी जो होता है 14 से 15 साल, आपको याद रखना है कि 14 से 15 साल तक ये झुंड में वो रहता है। 14 से 15 साल तक अपनी फैमिली का सहयोग करता है, लेकिन उसके बाद वो झुंड छोड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है ना? तो 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहता है, फिर कहाँ चला जाता है? तपस्या करने चला जाता है हिमालय पर। कहाँ चला जाता है? तपस्या करने। अरे भाई मजाक कर रहे हैं, तपस्या करने नहीं जाता है, बल्कि झुंड छोड़कर कहीं और निकल लेता है, जंगल के किसी दूसरे भाग में। तो 14 से 15 साल तक हाथी रहेगा झुंड में, बाकी उसके बाद वो अपने झुंड को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो मान के चलिए 10 से 12 हथनी है, इसमें नेता कौन रहता है? झुंड को चलाने वाला जो मालिक होता है वो कौन होता है? तो एक हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो क्या करती है? पूरे झुंड का क्या करती है? संचालन करती है। ठीक है। सबसे बुजुर्ग जो होगी, सबसे पुरानी हथनी जो होगी, वो पूरे झुंड का संचालन करेगी। ये हो गया हाथी से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक। हाथी के बाद हम लोग आ जाते हैं, अगला जो हमारा है वो है स्लॉथ। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पशु है हमारा वो क्या है? स्लॉथ है। स्लॉथ को देख लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, स्लॉथ जो पशु होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, ये एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन छपेगा, जरूर छपेगा, मतलब जरूर छपेगा। स्लॉथ जो है दिखने में बिल्कुल भालू की तरह होता है, दिखने में बिल्कुल किसके तरह? भालू की तरह होता है, पर ये भालू से अलग होते हैं। भालू नहीं समझिएगा इसको, ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पैर से उल्टे लटक के रहते हैं। यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्लॉथ कितने घंटे पैर से लटक कर रहता है? 17, 15, 14, 12 दे देगा, आपको याद रखना है। 17 घंटे उल्टा लटक कर रहते हैं, पैर से उल्टा लटक कर रहते हैं 17 घंटे। ठीक है। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पैरों पर ही ये घूमते हैं, याद रखना है। 40 साल का जीवन काल होता है इसका, 40 साल जीते हैं और 8 पैरों पर घूमते हैं। मतलब एक प्रकार का बहुत आलसी जीव है, एक ही स्थान पर वो महीनों बिता देता है। सिर्फ शौच के लिए ही वो पैर पर से नीचे उतरता है, शौच करने के लिए। बाकी खाता है, जिस पैर पर रहता है उसी पैर की टहनी को खाता है। खाने के लिए भी इसको कहीं नहीं जाना है, उल्टा लटक के दिन भर सोता रहता है। 40 साल तक में आप समझ सकते हैं 8 पैर पर ही ये घूमता है और कहीं नहीं जाता। एकदम आलसी किस्म का ये जानवर होता है, इसका नाम है स्लॉथ। ठीक है। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पैर से नीचे उतरते हैं, जिस पैर पर रहते हैं उसी की पत्ती को खाते हैं। तो इतना यहां से स्लॉथ से बन सकता था। स्लॉथ के बाद हम लोग अगले पशु पर आएंगे। अगला पशु देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगला पशु जो है, ठीक है, जलचर बोल सकते हैं इसको हम, उभयचर भी है ये। सांप है। अगला जो है वो क्या है? सांप है। सांप के बारे में कुछ जानते हैं। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, याद रखना। कितने तरह के? 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से सांप पाए जाएंगे? सबसे पहला होता है करैत, दूसरा होता है दुबोइया, तीसरा होता है अफाई, और चौथा होता है नाग। ये 4 तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो
दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, यानी कि दो दांत वो गड़ाता है, दांतों की सहायता से वो व्यक्ति के शरीर में जहर डाल देता है। ठीक है, इस जहर से बचने के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, सीरम नाम की दवाई। ठीक है, सीरम नाम की दवाई दी जाती है, और सीरम नाम की जो दवाई है, ये सीरम सांप के जहर से ही बनता है। ये जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है सीरम नाम की दवाई, यानी कि लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, कुछ जहर को काटने के लिए जहर की ही जरूरत पड़ती है, यानी सीरम नाम की दवाई सांप के जहर से ही बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल कर, यानी इसके खाने का तरीका क्या है, इसके खाने का तरीका है निगल कर। दांत होते हैं पर दांत से चबाते नहीं बल्कि निगल कर खाते हैं। दूसरी बात, सांप के कोई भी बाहरी कान नहीं होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं, और जमीन पर वो सुन भी नहीं पाता, ये बात भी याद रखना है, बाहरी कान नहीं होते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और कंपन को भांप लेता है, कंपन को भांप के वो फिर चलता है, आगे बढ़ता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। सपेरों को क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा, एक प्रकार की नाच भी होती है कालबेलिया के नाम पर, जिसमें सांप जैसी मुद्रा को बनाकर फिर नाच किया जाता है। ये इतने क्वेश्चन यहां से सांप से बन सकते थे। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक पे हम लोग फटाफट आते हैं, क्योंकि ये मैराथन है, यहां पर हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। सांप के बाद जो अगला है वो है हमारा लंगूर। क्या है, लंगूर, छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिए। लंगूर क्या होता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। क्या निकालता है, ये विशेष आवाज निकालता है। अगर इसके पास कोई मुसीबत आएगी, ये विशेष प्रकार की आवाज निकालता है और संदेश देता है कि साथियों क्या हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ, क्या हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ। ठीक है, ये हो गया लंगूर के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ टॉपिक अलग से दिए हुए हैं, उसको आपको याद रखना है। वो टॉपिक क्या है, जो मगरमच्छ होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं उसके कान छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। पूछा जाएगा मगरमच्छ के कान होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो मगरमच्छ के कान होते हैं, लेकिन वो छोटे छेद की तरह दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल छोटा सा छेद की तरह दिखता है उनका कान। ठीक है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होता है। कौन कौन से हैं जिसके छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ, छिपकली, इसके भी कान क्या होंगे, छोटे छोटे छेद की तरह इनके भी कान होते हैं। उसके बाद देखिए, मछलियां जो होती है वे खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है, विद्युत तरंगों से देती है। आपको पता होगा कुछ ऐसी मछलियां होती है जिसमें करंट का उत्पादन होता है, विद्युत तरंगे वो छोड़ पाती है। तो मछलियां जो है खतरे की चेतावनी किससे देती है, विद्युत तरंगों के माध्यम से देती है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन है ना, सुना होगा आपने नाम। जी भैया, इसे मछली नहीं कहते, हमको याद रखना है, हम लोग इसे मछली नहीं कह सकते, डॉल्फिन मछली नहीं, डॉल्फिन एक जीव है। अब देखिए, डॉल्फिन क्या होता है, अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है, अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है, और अपने समुदाय से वो बात करने की कोशिश करता है, बात करता है। डॉल्फिन की एक अपनी भाषा होती है। और उसके बाद गिलहरी के दांत हमेशा बड़े रहते हैं। इसके बाद कुछ और पशु है जैसे गिलहरी। ठीक है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिस जाते हैं। उसके दांत कभी छोटे नहीं होते, बल्कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। जैसे मनुष्य के दांत है, एक समय तक बढ़ता है, फिर साइज में आके फिर रुक जाता है, फिर कभी नहीं बढ़ता, लेकिन गिलहरी में ऐसा नहीं होता। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, कुछ दिनों खाने पीने के दौरान उसके दांत टूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं, इसलिए साइज में रहते हैं, नहीं तो बढ़ते रहेंगे उसके दांत, है ना। चलिए, इतनी बातें यहां से आपकी निकल गई लंगूर के बाद। कुछ और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो में कम से कम जानवर तक तो कर ही लेना है हमको। अगला जो है टॉपिक हमारा वो है कुत्ता। अगला जो है टॉपिक वो क्या है, कुत्ता। कुत्ता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ठीक से समझोगे नहीं तो समझाओगे कैसे, आप कल दिन टीचर बनोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, याद रखना है। तो आपको ठीक से सारी चीजों को समझना है। हर चीज को मैंने यहाँ पर लिया है। पढ़ाने में देखिए परेशानी हो रही है। परेशानी क्या है कि एक तो डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण लिखना पड़ रहा है हर एक चीज को। आप तो परेशानी को समझ सकते हैं। देखिए, कुत्ते के बारे में जानते हैं। कुत्ता जो है, कुत्ते की गलियों में अपनी अपनी जगह बटी होती है। देखिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। कुत्ते की जो है गली में अपनी अपनी जगह बटी रहती है। अगर उसके जगह पे कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो लड़ाई करने लगते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा होता है।
तो अपनी गली में एक क्या होती है, जगह बटी हुई रहती है। एक कुत्ता दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। देख लीजिए कितना सेंसिटिव होता है। बाहरी कुत्ता वो कैसे जान लेता है, मल मूत्र की गंध से। मल मूत्र की गंध से वो जान लेता है कि बाहरी कुत्ता हमारे क्षेत्र में आ गया था, वो वहां आएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा, है ना, ये होता है। कुत्ता के बाद हमारा आ जाता है केचुआ। केचुआ के बारे में जान लेते हैं। केचुए जमीन में छेद करके मिट्टी को मुलायम करते हैं, जिससे इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है, आपको पता है। किसानों का मित्र कहा जाता है केचुए को। क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि केचुआ क्या करते हैं, भूमि में छेद कर देते हैं, उस छेद से ऑक्सीजन हवा ये जमीन के अंदर प्रवेश करते हैं और जमीन की जो है क्षमता बढ़ती है उपजाऊ की, है ना। इसलिए इसे किसानों को क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। केचुआ जो है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुआ आपने सुना होगा, केचुआ क्या खाते हैं, तो सड़े गले पत्तियों को खाते हैं और पौधों को खाते हैं, और केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। इतनी बातें केचुआ से आती है। केचुआ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चींटियां। आगे क्या है, चींटियां है। देखिए दोस्तों, सीटेट के लिए ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और हम मेहनत करेंगे जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। चींटियां, ठीक है, चींटियां जो है वो मिलजुल कर चलती है। चींटियां मिलजुल कर चलती हैं, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। चींटी का काम बटा हुआ रहता है, और चींटी जो है रानी चींटी जो होती है, रानी चींटी जो होती है, इसमें से रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सारी चींटियां अंडे नहीं देती है, रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। देखिए सबकी अलग अलग दुनिया बनी, कुत्तों की अलग दुनिया है, व्हेल की अलग दुनिया है, हाथी की अलग दुनिया है, चींटियों की भी एक अपनी अलग दुनिया है। बिल की सुरक्षा करती है, सिपाही चींटी उसको कहते हैं। वो हमेशा बिल के पास ही भटकती रहती है, इसे कहते हैं हम लोग सिपाही चींटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें एक चींटी होती है काम कर। तीन तरह की चींटियां देखिए, पहले तो चींटियां मिलजुल कर रहती है। पहली प्रकार की चींटी रानी चींटी, दूसरी सिपाही चींटी जो ध्यान रखेगी, और तीसरी होती है काम करने वाली चींटी, जिसको श्रमिक कहेंगे। काम करने वाली चींटी, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है भोजन को ढूंढ कर लाना, बिल तक लाना, ताकि सब कोई मिलके खा सके। सबका काम बटा होता है चींटियों में भी, है ना। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ कर और सब चींटियां उसके पीछे। आपके मन में ये आया होगा कि एक चींटी के पीछे दूसरी चींटियां कैसे चलती है। चींटियां अपने पीछे एक गंध छोड़ती जाती है, गंध, उस गंध को सूंघ कर ही दूसरी चींटियां लाइन कतार बनाकर चलती रहती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ये हो गया। चींटी के बाद हम लोग बात करेंगे अब एक और जीव है, उसका नाम है मच्छर, ठीक है, बहुत परेशान करता है। उसी के बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए मच्छर की कुछ विशेषता होती है। मच्छर की क्या विशेषता होती है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैर के तलवे की गंध वो सूंघ कर वो जो है हमारे आसपास भटकता है या हमारे पास आता है हमारे खून को चूसने के लिए, है ना। तो क्या करता है, पैर की तलवे की गंध और तलवे की गर्मी से वो हमारे पास तक आ जाता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। पानी में क्या करते हैं मच्छर, अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, और उसके बाद मलेरिया, ये सब कुछ बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से ही फैलती है। क्योंकि देखिए मच्छरों में मलेरिया के विषाणु नहीं पाए जाते हैं, बल्कि मच्छर क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को काट के आया हुआ होता है जिसको पहले से मलेरिया है, फिर वहां से वो बीमारी के कीटाणु लाके आपके शरीर में छोड़ देंगे। मच्छर के शरीर में वो कीटाणु नहीं पाया जाता, मलेरिया के विषाणु नहीं पाया जाता मच्छर के शरीर में, दूसरे से लाते हैं और आप तक छोड़ देते हैं। मतलब एक प्रकार का वाहक का काम करते हैं, ढोने का काम करते हैं मच्छर। ये बात आपको याद रखना है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, पानी में तेल डालना उचित होता है, जिससे उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी में क्या डाल देंगे, पानी में डाल देंगे तेल, क्या कम हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव उसका कम हो जाएगा, मतलब सरफेस टेंशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाएगा। सरफेस टेंशन जैसे कम होगा, ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और मच्छर का जो छोटा रूप होता है, लार्वा होता है मच्छर का, वो मर जाएगा, है ना। तो इस तरह जो है क्या करते हैं, मच्छरों से बचना है तो पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। सरफेस टेंशन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, मच्छर का जो छोटा छोटा लार्वा होता है, बच्चा,
वो खत्म हो जाएगा, है ना। ये होता है जिससे मच्छर का लार्वा क्या हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद आ जाते हैं रेशम का एक कीड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रेशम का कीड़ा। रेशम का नाम तो सुना होगा आपने, रेशमी वस्त्र आपने पहने भी होंगे। तो रेशम का कीड़ा क्या होता है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेती है, क्योंकि कुछ गंध छोड़ते हुए जाती है उसकी मादा, और मादा यानी कि उसकी मादा गंध छोड़ते हुए जाती है और रेशम का कीड़ा उसको क्या कर लेता है, बहुत किलोमीटर, कुछ किलोमीटर दूर से उसको पहचान लेता है। अब एक यहां पर आता है चूहा, जो आपको काफी ज्यादा परेशान करता होगा। चूहा के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। चूहा की देखने की क्षमता बिल्कुल कम होती है, बहुत कम देख पाता है, फिर भी सब कुछ कुतर के रख देता है ना। लेकिन सूंघने, छूने या तो फिर टेस्ट करने की क्षमता जो है ये काफी ज्यादा होता है। सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होता है चूहा का, पर देखने की क्षमता, चूहे में देखने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में हमने विशेष करके परिवार को सबसे पहले देख लिया, और जितने भी पशु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पशु तक को हमने क्लियर कर लिया। अगली वीडियो इस मैराथन की आएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पक्षी से शुरू करेंगे और कुछ और टॉपिक तक जाएंगे। तो कुछ ही टॉपिक में जो है इस मैराथन को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो इसे अपलोडिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है, और अगर आपकी डिमांड कोई है, कोई वीडियो की किसी तरह की कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।